कि ओपेरॉन मॉडल क्या है। ओपेरॉन मॉडल को समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। एक्चुअली बात हो रही है किसकी, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। तो जीन एक्सप्रेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। जीन एक्सप्रेशन को आसान भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो उसको डिफरेंट लेवल पर हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। यूकैरियोट में अलग अलग लेवल है रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का, और उसी तरह से प्रोकैरियोट्स में अलग है। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसको भी हम लोगों को आगे लैक ओपेरॉन में समझना भी है। एक डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड या शुगर बोल सकते हैं। शुगर का नाम है लैक्टोज, राइट। ये शुगर का नाम लैक्टोज है, और इस लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट। कौन सा एंजाइम की जरूरत है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर रहा है। किसमें कर रहा है, दो सिंपल शुगर में, जिसे हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, अभी मैंने बताया कि ये क्या है, डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों मोनोसैकराइड हैं, मोनोसैकराइड्स हैं, राइट। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज का क्या होना है, ये दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होंगे। भाई आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज ब्रेक करता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, और जिसका इस्तेमाल होता है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। बहुत सारे फंक्शन है जहां पे एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो अब ये प्रोसेस हो कहां रही है और किस में हो रही है। देखिए ये पूरी प्रोसेस जो है एक सेल में हो रही है। इस सेल का नाम है, मैं इस तरह से कवर कर देता हूं, इस सेल का नाम है ई कोलाई, ठीक है। तो ई कोलाई को जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को प्रोड्यूस कराएगी। प्रोड्यूस कैसे कराएगी, लैक्टोज को ब्रेक करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा, और वो इन दोनों केमिकल को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेगी। तो अब डिपेंड ये करता है कि ये जो एंजाइम है, नॉट ग्लूकोज, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इसका फॉर्मेशन होना सेल के अंदर या ना होना, ठीक है। ई कोलाई को कब बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए, कब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं चाहिए, ये डिपेंड किस पे करेगा, लैक्टोज पे। बात समझ में आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रही है कि अगर लैक्टोज है सेल के अंदर तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनना चाहिए, और ये इसको ब्रेक करना चाहिए। तो जब ये ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करेगी, राइट। और अगर सपोज करो लैक्टोज इस मीडियम में नहीं है तो क्या एंजाइम बनेगा, जाहिर सी बात है, इस एंजाइम की कोई नीड नहीं है ना। तो एक तरह से लैक्टोज इनडायरेक्टली इंड्यूसर का काम कर रही है, या आप बोल सकते हो सीधे सीधे डायरेक्टली इंड्यूसर का काम कर रही है, कि अगर लैक्टोज है तो ये बनेगा, और अगर लैक्टोज इस मीडियम में या इस सेल के अंदर नहीं है तो नहीं बनेगा। अच्छा क्या होगा अगर हम लोग सीधे सीधे इसको बाईपास कर दें, यानी इसको स्किप कर दें, लैक्टोज ना सप्लाई करके ई कोलाई को सप्लाई करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, जिसको वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर ले, तब क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, सोच के बताइए। अरे 2-3 दिन ही सोचना है, सोचने का मतलब 2-4 सेकंड लीजिए। हाँ नहीं, जाहिर सी बात है नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तो ब्रेक नहीं कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये ब्रेक किसे कर रहा है, लैक्टोज को। तो अगर आप सीधे सीधे सप्लाई कर दो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, तो जाहिर सी बात है यहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम का बनना, ठीक है, वो रेगुलेट किया जा सकता है, और इसी के लिए हमको ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है, जिसे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे।